पंखुड़ी, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गई। दीदी आप आ गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बहुत भूख लगी है, कुछ लाई हो मेरे लिए? हाँ ये देखो, मटर पनीर की सब्जी और चावल लेकर आई हूँ। आज मालकिन के घर पार्टी थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना बचा कर लाई हूँ। खा लो, अभी गर्म है वरना ठंडा हो जाएगा। दीदी मैं अकेले नहीं खाऊंगी, हम दोनों मिलकर खाएंगे। माँ बाबा के मरने के बाद आप ही मेरी सब कुछ हो। दोनों बहनों के बीच बहुत प्यार था। माता पिता के मरने के बाद छोटी उम्र में ही करिश्मा ने अपने कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। पैसों की तंगी के चलते करिश्मा पढ़ाई बीच में ही छोड़ दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करने लगी। काम करके करिश्मा को जो पैसे मिलते उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक दिन करिश्मा थकी हारी जब घर लौटी तब पंखुड़ी बोली, दीदी तुम अकेले काम करके बहुत थक जाती हो, कल से मैं भी चलूंगी आपके साथ और साफ सफाई में थोड़ी मदद कर दिया करूंगी। नहीं पंखुड़ी, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। मैं चाहती हूँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, बाहर का काम मैं संभाल लूंगी। नहीं दीदी, अगर पढ़ाई पूरी करनी है तो हम दोनों एक साथ करेंगे। आपका भी तो मन था पढ़ लिख कर कुछ बनने का, लेकिन आपने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, इसलिए मैं अकेले पढ़ाई नहीं करूंगी। जिद मत करो पंखुड़ी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ ताकि तुम माँ बाबा का सपना पूरा कर सको। अच्छा अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। करिश्मा ने बड़े प्यार से पंखुड़ी के सर पर हाथ फेरा। उसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर खाना खाया, फिर दोनों गहरी नींद में सो गईं। पंखुड़ी गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। वहीं करिश्मा दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन दोनों बहनें घर का कुछ सामान लेने बाजार जा रही थीं। तभी रास्ते में उन्हें एक घायल चिड़िया दिखाई दी। अरे लगता है चिड़िया के पंख टूट गए हैं, बेचारी उड़ नहीं पा रही। कहीं कोई बिल्ली इसे मार ना दे, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी तुम ठीक कह रही हो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। फिर दोनों बहनें घायल चिड़िया को अपने घर ले आईं। उसके बाद चिड़िया की मरहम पट्टी की और दाना पानी भी पिलाया। दोनों बहनें उस चिड़िया का बहुत ख्याल रखती हैं। कुछ दिनों बाद चिड़िया पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। फिर एक सुबह चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाते हुए वहाँ से जाने लगी। ये देख पंखुड़ी बोली, अरे दीदी देखो, हमारी प्यारी चिड़िया हमें छोड़कर जा रही है। कोई बात नहीं पंखुड़ी, उसे जाने दो, वो अब ठीक हो गई है। वो अपने परिवार के पास वापस जा रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। चलो तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। लेकिन शाम के समय चिड़िया वापस उनके घर लौट आई। दोनों बहनें चिड़िया को वापस देख बहुत खुश होती हैं। प्यारी चिड़िया तुम लौट आई, रुको मैं तुम्हारे लिए चावल के दाने लाती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना। करिश्मा चिड़िया को बड़े प्यार से चावल के दाने खाने को देती है, लेकिन चिड़िया एक भी दाना नहीं खाती। ये देख करिश्मा बोलती है, प्यारी चिड़िया तुम दाना क्यों नहीं खा रही, क्या हुआ, कोई परेशानी है तुम्हें? दीदी बेचारी बेजुबान चिड़िया हमें कैसे बताएगी। सभी चिड़िया ची ची कर शोर मचाने लगी। लगता है ये हमें कुछ बताना चाहती है। तभी चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए वहाँ से जाने लगी। दीदी मुझे लगता है ये चिड़िया हमें कुछ दिखाना चाहती है, चलो इसका पीछा करते हैं। दोनों बहनें चिड़िया का पीछा करने लगी। काफी देर तक चिड़िया का पीछा करते हुए दोनों बहनें घने जंगल में पहुंच गईं। दीदी हम तो चिड़िया का पीछा करते करते जंगल में आ गए, पर वो चिड़िया कहाँ गई? पता नहीं दीदी, वो चिड़िया कहाँ गायब हो गई। मुझे तो यहाँ डर लग रहा है, चलो घर चलते हैं। लेकिन पंखुड़ी, जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मुझे मालूम नहीं है, हम घर वापस कैसे जाएंगे? जंगल से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा दीदी, चलो मिलकर ढूंढते हैं। दोनों बहनें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगीं। वहीं काफी देर दोनों जंगल में भटकती रहीं, पर जंगल से बाहर जाने का उन्हें रास्ता नहीं मिल पाया। दीदी अब हम घर कैसे जाएंगे? जंगली जानवर हमें मार डालेंगे दीदी। ये कहते हुए पंखुड़ी फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक उन्हें पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुन करिश्मा हैरानी से बोली, अरे लगता है वो चिड़िया यहीं आसपास है। पंखुड़ी तुम रोना बंद करो, अब चिड़िया ही हमें जंगल से बाहर निकालने में हमारी मदद करेगी। चलो चिड़िया को ढूंढते हैं। दोनों बहनें चिड़िया को ढूंढने लगी। तभी उन्हें एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी हुई दिखाई दी, लेकिन इससे पहले कि वो चिड़िया तक पहुंच पाते चिड़िया फिर से उड़ गई।
लेकिन इस बार दोनों बहनों ने बड़ी ही फुर्ती से चिड़िया का पीछा किया। कुछ देर बाद चिड़िया उन्हें जंगल के बीच बने एक आलीशान हवेली के पास ले गई। अरे ये क्या, जंगल के अंदर इतनी सुंदर हवेली आखिर किसकी हो सकती है? दीदी, मुझे तो लगता है यहाँ कोई चुड़ैल रहती होगी। चुड़ैल का होता तो कब का वो हमें कच्चा चबा जाती। चलो अंदर चलकर देखते हैं। फिर दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ थामे हवेली के अंदर दाखिल हुईं। तभी उन्हें एक कुर्सी पर बैठी एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। दरअसल वो एक जादूगरनी थी। उन दोनों को देखते ही बूढ़ी जादूगरनी बोली, तुम दोनों आ गए। मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। आओ मेरे पास आओ। आप कौन हो और आप हमें कैसे जानती हो? तुम दोनों मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी माँ मेरे पास जादू सीखने आती थी। वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल की औरत थी। मरने से पहले वो मुझे कुछ दे गई थी। अब समय आ गया है कि मैं वो चीजें तुम्हें सौंप दूं। ऐसा कहकर जादूगरनी करिश्मा को एक चमकीला सेब देते हुए बोली, ये लो बेटी, ये जादुई सेब है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें देने को कहा था। ये कहते हुए जादूगरनी ने करिश्मा के हाथों में जादुई सेब थमा दिया। उसके बाद जादूगरनी पंखुड़ी को अंगूर का गुच्छा देते हुए बोली, पंखुड़ी बेटी, तुम्हें अंगूर बहुत पसंद है ना, इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें जादुई अंगूर देने को कहा था। लेकिन हम इनका क्या करेंगे? तुम दोनों जादुई सेब और अंगूर को ले जाकर खुले मैदान में रख देना। फिर जादुई सेब और अंगूर का कमाल देखना। उसके बाद खुश होते हुए करिश्मा और पंखुड़ी जादुई सेब और अंगूर लेकर खुले मैदान में गईं। फिर वो दोनों जादुई सेब और अंगूर को खुले मैदान में रख देती हैं। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। जादुई सेब एक बहुत बड़े जादुई सेब घर में बदल गया। वहीं अंगूर एक बहुत बड़े अंगूर घर में बदल जाता है। ये देख पंखुड़ी खुश होते हुए बोली, अरे वाह दीदी, मैंने ऐसा मैजिक पहले कभी नहीं देखा। माँ ने हमें कितना सुंदर गिफ्ट दिया है। चलो पंखुड़ी, अपने अपने घर के अंदर चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने घर के अंदर चली गईं। जादुई सेब और अंगूर घर ढेर सारे पैसों से भरा हुआ था। ये देख दोनों बहनें खुशी से झूम उठीं। अब उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गईं। इतना ही नहीं, जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है वो अपने अपने जादुई सेब और अंगूर घर से मांग लिया करती। करिश्मा जादुई सेब घर से गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन करिश्मा को रास्ते में कुछ औरतें भीख मांगते हुए दिखाई दी, जिसे देख करिश्मा दुखी होते हुए बोली, देखो तो जरा कितनी बेसहारा है ये, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। करिश्मा उन गरीब औरतों की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत अपने जादुई सेब घर में गई और फिर जादुई सेब घर से बोली, हे जादुई सेब घर, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? मुझे उस बेचारी गरीब औरतों की मदद करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जितनी चाहे धन दौलत यहाँ से ले जा सकती हो। ये कहते हुए जादुई सेब घर ने करिश्मा को ढेर सारे पैसे दिए। फिर उन पैसों को ले जाकर करिश्मा ने उन गरीब औरतों की मदद की। तुम इन पैसों से अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू करना और आज के बाद तुम कभी भी भीख मत मांगना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, भगवान आपको सदा खुश रखे। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी धीरे धीरे बहुत ही घमंडी हो गई, यहाँ तक कि उसने अपनी बड़ी बहन करिश्मा से बात करना भी बंद कर दिया। वो दूसरों की मदद भी नहीं करती थी। एक दिन पंखुड़ी शॉपिंग करने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। बिटिया सुनो बिटिया, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। क्यों री बुढ़िया, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो तुझे उसमें से तोड़ कर दे दूं? काम तो कुछ किया नहीं जाता, भीख मांगने की आदत पड़ी हुई है। हाँ, ये कहते हुए पंखुड़ी बूढ़ी औरत के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर उसे वहाँ से भगा देती है। पंखुड़ी जादुई अंगूर का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सुख सुविधा के लिए किया करती थी। जादुई अंगूर घर से पैसे लेकर वो सारा दिन भर अपने दोस्तों के साथ डिस्को में जाती और मौज मस्ती करती, महंगे महंगे कपड़े खरीदती। वो पैसे यूं ही बर्बाद करने लगी। एक दिन इस बात से जादुई अंगूर घर पंखुड़ी से बहुत गुस्सा हो जाती है। पंखुड़ी, तुम मेरा गलत फायदा उठा रही हो, तुम कभी भी किसी की मदद नहीं करती, ये गलत बात है। तू अपनी बकवास बंद कर, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी मालकिन हूँ, इसलिए जो मैं कहती हूँ चुपचाप वही कर।
पंखुड़ी की ये बात सुनकर जादुई अंगूर घर को गुस्सा आ जाता है और वो गायब हो जाती है। जादुई अंगूर घर के गायब होते ही पंखुड़ी पहले जैसी गरीब हो गई। उसके पास जो भी कीमती सामान था वो भी अपने आप गायब हो गया। फिर पंखुड़ी रोते रोते अपनी बड़ी बहन करिश्मा के जादुई सेब घर के पास जा पहुंची। लेकिन जैसे ही उसने जादुई सेब घर के अंदर कदम रखने की कोशिश की, तभी पंखुड़ी को जोरदार झटका लगा और वो दूर जा गिरी। पंखुड़ी बड़ी मुश्किल से उठी और रोते हुए अपनी बहन करिश्मा को पुकारने लगी। दीदी, दीदी कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ दीदी। पंखुड़ी की रोने की आवाज सुन करिश्मा दौड़ते हुए बाहर आई और बोली, क्या हुआ पंखुड़ी, तुम रो क्यों रही हो? फिर पंखुड़ी रोते हुए अपनी बहन करिश्मा को सारी बात बताती है, जिसे सुन करिश्मा बोली, ये तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें पता है लालच करना बुरी बात होती है। ज्यादा लालच करने की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगी। अच्छा, अब रोना बंद करो पंखुड़ी, अब से तुम मेरे साथ जादुई सेब घर में रहना। ये कहते हुए करिश्मा ने पंखुड़ी को गले से लगा लिया। उसके बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी जादुई सेब घर में रहने लगी। घमंडी सोने और चांदी के पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 सोने और चांदी के पेड़ हुआ करते थे। वो दोनों सोने और चांदी के पेड़ जादुई थे। उन पर सोने और चांदी के ही फल लगते थे। उन दोनों जादुई पेड़ों को रिमझिम परी ने कई वर्षों पहले भोलापुर गांव में लगाया था, क्योंकि भोलापुर गांव में बहुत गरीबी थी और तब से ही ये दोनों जादुई पेड़ भोलापुर गांव के सभी लोगों की मदद कर रहे थे। वो दोनों पेड़ अपने फलों से गांव वालों की मदद करते थे। वो लोग बारी बारी से गांव वालों को अपने फल देते थे। सप्ताह में 3 दिन चांदी का पेड़ गांव वालों की अपने फलों से मदद करता था और सप्ताह में 3 दिन सोने का पेड़ अपने फलों से गांव वालों की मदद करता था। और रविवार के दिन दोनों पेड़ आराम करते थे। उनका यही दिनचर्या बहुत समय से चला आ रहा था। उन दोनों जादुई पेड़ों के पास ही एक बरगद का पेड़ भी था। वो बरगद का पेड़ बूढ़ा हो चुका था और अब वो काफी उदास रहा करता था, क्योंकि गांव वाले केवल सोने और चांदी के पेड़ की आरती करते थे और उन्हीं से बातें करते थे। यहाँ तक कि सोने और चांदी के पेड़ भी बरगद के पेड़ को भाव नहीं देते थे। सोने और चांदी के पेड़ तुम लोगों को सोने और चांदी के फल देते हो, इसलिए लोग तुम्हारी आरती करते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं और तुम्हें बहुत मानते हैं। लेकिन मैं लोगों को कुछ नहीं दे पाता, इसलिए कोई मेरे पास नहीं आता, कोई मुझसे बात नहीं करता। लेकिन तुम तो हमेशा ही यहाँ रहते हो, फिर तुम लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते? यार बरगद के पेड़, कितनी बार समझाया है तुझे, हम दोनों जादुई पेड़ हैं और तू एक मामूली बूढ़ा पेड़ जो अब किसी लायक नहीं है। तेरा और हमारा कोई मेल नहीं है, इसलिए हम तुझसे बात नहीं करते। क्यों, मैंने सही कहा ना सोने के पेड़ भाई? हाँ, चांदी के पेड़, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसका और हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। इससे बात करना समय बर्बाद करने के बराबर है। सोने के पेड़, मैं कुछ दिनों से ध्यान दे रहा हूँ कि तुम बहुत दुबले पतले होते जा रहे हो और तुम्हारी सुंदरता भी घटती जा रही है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे अधिक सुंदर हूँ और मेरे फल भी तुमसे अधिक महंगे हैं, समझे? अरे भाई, वो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है लोग तुम्हारे ऊपर से कुछ ज्यादा ही फल तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे पत्ते भी गिर जाते हैं और इसी वजह से तुम्हारा पेड़ बिल्कुल भी घना नहीं रहा है और घना ना होने की वजह से तुम्हारी खूबसूरती भी जा रही है। वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। मुझे भी आजकल ऐसा ही लग रहा है कि अत्यधिक फल देने की वजह से मेरी खूबसूरती कम हो रही है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लोग मेरे फल को ज्यादा ही तोड़ रहे हैं, इसी वजह से मेरा पेड़ भी घना नहीं रहा है। हम इन लोगों की इतनी मदद करते हैं और ये लोग हमारी खूबसूरती छीन रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें अब कुछ तो करना ही होगा। करना क्या है? आज से हम लोगों को अपने सोने और चांदी के फल देना बंद कर देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा करने से हमारी खूबसूरती वापस आ जाएगी। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? इस गांव के लोग तुम पर निर्भर करते हैं। इस गांव में बहुत गरीबी है और बेरोजगारी भी है,
जिस वजह से लोग जरूरत के अनुसार पैसे नहीं कमा पाते हैं। तुम लोग उनका एकमात्र सहारा हो। अगर तुम उनकी मदद नहीं करोगे तो वो कैसे जिएंगे? और वैसे भी रिमझिम परी ने तुम्हें यहाँ लोगों की मदद करने के लिए लगाया है, ना कि अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए। तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमें यहाँ क्यों लगाया गया है और क्यों नहीं, समझे? हम जादुई पेड़ हैं, हमारी मर्जी, हम जो करें। तुमने बिल्कुल सही कहा भाई। उस दिन रविवार था, इसलिए चांदी और सोने के पेड़ के फल लेने कोई नहीं आता। परंतु अगले दिन सुबह सुबह करुणा नाम की एक लड़की सोने के पेड़ के पास आती है और कहती है, हे जादुई सोने के पेड़, कृपया करके मुझे अपने कुछ फल दे दो। आज मेरी माँ का ऑपरेशन है, मुझे पैसों की जरूरत है। वैसे तो कल ही पैसे जमा करने थे, लेकिन कल रविवार था। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए आज मैं सुबह सुबह आ गई। प्लीज जाग जाओ और मेरी मदद करो। करुणा काफी देर तक सोने के पेड़ को जगाने की कोशिश करती है और फिर सोने का पेड़ गुस्से में जागते हुए कहता है, बेवकूफ लड़की, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं सो रहा हूँ? मेरी पूरी की पूरी नींद खराब कर दी। मुझे माफ कर दो सोने के पेड़, लेकिन मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। हम दोनों ने तुम गांव वालों का ठेका ले रखा है क्या? जब देखो तब कोई न कोई मुंह उठाकर आ जाता है हमारे फल मांगने के लिए। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये लोग तो हमें चैन से सोने भी नहीं देते। तुम्हें सुबह सुबह जगाने के लिए माफ कर दो, लेकिन अभी कृपया करके मुझे फल दे दो। मुझे जल्दी से अस्पताल जाना है। तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा और अब से किसी भी गांव वाले को कोई फल नहीं मिलेगा, न ही चांदी का और न ही सोने का। ये तुम क्या कह रहे हो? ये बिल्कुल सही कह रहा है। तुम लोगों ने बहुत इस्तेमाल कर लिया हमारा। तुम लोगों के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से हमारी खूबसूरती पूरे तरीके से जा चुकी है, लेकिन अब और नहीं। जाओ और जाकर कह दो सभी गांव वालों से कि अब हम लोग किसी गांव वालों की कोई मदद नहीं करेंगे और ना ही किसी को कोई फल देंगे। इसके बाद दोनों जादुई पेड़ करुणा को धुतकार कर वहाँ से भगा देते हैं। बेचारी करुणा वापस गांव आने लगती है कि तभी रास्ते में उसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो कि सोने और चांदी के फल लेने जा रहे थे। वहाँ जाकर कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये तुम क्या कह रही हो करुणा? लगता है सोने और चांदी के जादुई पेड़ों के अंदर घमंड आ गया है। उन दोनों ने हमारी मदद करने से मना कर दिया है और कहा है कि अब वो लोग किसी भी गांव वालों की मदद नहीं करेंगे। क्या? अगर ऐसा हुआ तो हम गांव वाले क्या करेंगे? हम गांव वाले तो उन सोने और चांदी के पेड़ों के फलों के ऊपर ही निर्भर हैं। ये तो पता नहीं, लेकिन उन दोनों ने अपने अपने फल देने से मना कर दिया है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। सारे गांव वाले उदास हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब क्या होगा। कुछ ही दिनों में गांव में भुखमरी जैसा हाल हो जाता है, क्योंकि शहर गांव से काफी दूर था, इसलिए बहुत कम ही लोग शहर जा पाते थे और जो जा पाते थे केवल वही खाने का इंतजाम कर पाते थे। और यहाँ दूसरी ओर सोने और चांदी के पेड़ बड़ी ही खुशी से रह रहे थे। देखा भाई, मेरी खूबसूरती 4 गुना बढ़ गई है। मेरे ऊपर लगे हुए फल ऐसे चमक रहे हैं मानो मैंने अपने ऊपर कई सारे सूरज रख लिए हों। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और मेरे पेड़ को देखो, मेरा पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे मैं ढेरों चांद अपने ऊपर लगा लिया हो। कोई बहुत दूर से देखकर भी हमें हमारी चमक की वजह से हमारी पहचान कर सकता है। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। भोलापुर गांव के ऊपर से मीना और हसीना नाम की 2 चुड़ैलें गुजर रही होती है, जो कि सोने और चांदी के पेड़ की तलाश में होती है। हमारे गुरुजी ने तो इसी गांव का पता बताया था। हमें वो सोने और चांदी के पेड़ इसी गांव में मिलेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। गांव तो यही है। चलो खोजते हैं कहाँ है वो दोनों सोने और चांदी के पेड़। थोड़ी ही देर आसमान में घूमने पर मीना और हसीना को वो सोने और चांदी के पेड़ दिख जाते हैं। ये चमक तो बहुत तेज है। जरूर ये चमक उन सोने और चांदी के पेड़ों से ही आ रही होगी। चलो दीदी, वहाँ चलते हैं। इसके बाद दोनों चुड़ैलें वहाँ पहुँच जाती है। मुझे तो लगा था कि इन दोनों पेड़ों को ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन ये दोनों पेड़ इतने घने हैं कि इन्हें ढूंढने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इनके इतने घने होने की वजह से इनकी चमक दूर से ही हमें दिख गई।
अब जल्द से जल्द हमें इन्हें यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाना होगा और फिर अपना यज्ञ पूरा करके इनकी शक्तियाँ अपने अंदर ले लेनी होंगी। ऐसा करने के बाद हम 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी। उन दोनों चुड़ैलों की बात सुनकर सोने और चांदी के पेड़ बहुत डर जाते हैं। भाई कुछ तो करो, ये हम दोनों को यहाँ से निकाल कर ले जाना चाहती है और हमारी शक्तियों को छीनना चाहती है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी और तुम्हारी शक्तियाँ इनके आगे बेकार है। ये हमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये सब हमारी ही गलती है। हमने अपनी खूबसूरती बढ़ाने के चक्कर में गांव वालों को फल नहीं दिए, जिसकी वजह से हम इतने घने हो गए और इतनी जल्दी लोगों की नजर में आ गए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सब हमारे घमंड की वजह से हुआ है, लेकिन अब पछताने से क्या होगा, अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद दोनों चुड़ैल मिलकर उन दोनों सोने और चांदी के पेड़ को वहाँ से ले जाती है। थोड़ी देर बाद करुणा वहाँ से गुजरती है तो वो देखती है कि सोने और चांदी के पेड़ वहाँ से गायब है। इसलिए वो बरगद के पेड़ के पास आती है और पूछती है। बरगद का पेड़ कहता है, यहाँ 2 चुड़ैल आई थी और वो दोनों सोने और चांदी के पेड़ को अपने साथ ले गईं। वो कह रही थी कि वो उन दोनों पेड़ों की शक्तियाँ छीनकर उन्हें मार देगी। हे भगवान, ये तो बहुत ही गलत हुआ। क्या तुम जानती हो कि वो चुड़ैलें सोने और चांदी के पेड़ को कहाँ ले गई है? मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, वो चुड़ैलें कह रही थी कि पश्चिम दिशा में जो जंगल है वहाँ कहीं उनकी गुफा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बरगद के पेड़। इसके बाद करुणा गांव में जाती है और सभी को ये बात बताती है और सबको सोने और चांदी के पेड़ की मदद के लिए चलने को कहती है। पहले तो सभी गांव वाले सोने और चांदी के पेड़ के व्यवहार की वजह से मना कर देते हैं, परंतु फिर करुणा उन्हें सोने और चांदी के पेड़ से मिली सहायता के बारे में याद दिलाती है। इसलिए सभी गांव वाले मान जाते हैं और पश्चिम दिशा के जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। वो लोग काफी देर तक चलते रहते हैं। वो लोग चलते चलते थक भी जाते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। और फिर तभी करुणा को एक जादुई गुफा दिखाई देती है और वो लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं। सभी लोग पत्थर के पीछे छुप जाओ, वो दोनों चुड़ैलें आगे ही है। करुणा देखती है कि गुफा के एकदम अंदर सोने और चांदी के पेड़ रो रहे हैं और उनके सामने दोनों चुड़ैल खड़ी खड़ी हंस रही है। अब रोने से कुछ नहीं होगा, तुम दोनों की बलि तो चढ़कर रहेगी, और वो भी आज के आज ही। हाँ, बस 3 पहर की और बात है, उसके बाद हम तुम दोनों की बलि चढ़ा देंगे। करुणा जानती थी कि वो दोनों चुड़ैलें बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो उनका सामना ऐसे नहीं कर सकती। इसलिए वो गांव वालों के साथ मिलकर एक तरकीब बनाती है और जब दोनों चुड़ैलें आंखें बंद करके तपस्या कर रही होती है, तभी सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों चुड़ैलों पर पीछे से हमला कर देते हैं और उन दोनों को पवित्र कलावे से बांध देते हैं और उन दोनों चुड़ैलों से उनकी जादुई छड़ी और उनका जादुई गोला छीन लेते हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम अभी हमें जानते नहीं हो। हम दोनों तुम सभी लोगों को एक साथ खत्म कर सकती हैं। हमें छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम दोनों ने हमारे सोने और चांदी के पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तुम दोनों को तो हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम दोनों उन दोनों को आजाद नहीं कर देती। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ तुम दोनों की शक्तियाँ छड़ी और इस जादुई गोले में है। अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम गांव वाले इस छड़ी और इस जादुई गोले को नष्ट कर देंगे। करुणा की ये बात सुनकर दोनों चुड़ैलें डर जाती है और वो सोने और चांदी के पेड़ को आजाद कर देती है। सभी गांव वाले जानते थे कि वो दोनों चुड़ैलें बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए गांव वाले उस जादुई छड़ी और जादुई गोले को नष्ट कर देते हैं और वहीं पर उन दोनों चुड़ैलों का भी अंत हो जाता है। इसके बाद सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों जादुई पेड़ों को वापस उनकी जगह पर लगा देते हैं, जिसके बाद दोनों ही जादुई सोने चांदी पेड़ गांव वालों से माफी मांगते हैं। हमने अपने घमंड में जो भी किया उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हमने अपनी खूबसूरती के घमंड में आकर आप लोगों को बहुत कष्ट पहुंचाया है। सच में हमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हमारे घमंड की वजह से आप लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है। अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए।
सभी गांव वाले सोने और चांदी के पेड़ से मिली पहले की सहायता को याद करते हैं और फिर उन दोनों को माफ कर देते हैं। इसके बाद सोने और चांदी का पेड़ बरगद के पेड़ से भी माफी मांगते हैं और उस दिन के बाद से तीनों पेड़ मित्र बन जाते हैं। और अब सोने और चांदी के पेड़ रविवार को भी छुट्टी नहीं लेते और हमेशा गांव वालों की हंसी खुशी मदद करने लगते हैं।